हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जोर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे आ रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बिहार के मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव पर 1324-25 में आक्रमण किया था, जिसके बाद हरि सिंह देव ने नेपाल में शरण ली। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आक्रमण किया था हरि सिंह देव पे? तो याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया था 1324-25 में, जिसके बाद हरि सिंह देव जो है नेपाल में शरण ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया था 1324-25 में, जिसके बाद हरि सिंह देव ने नेपाल में शरण ले लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे आ रहा है, बिहार के किस जिले में स्थित आमझोर क्षेत्र पूरे भारत में पाइराइट्स का एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक और कारखाना केंद्र है? बिहार के किस जिले में स्थित आमझोर क्षेत्र पूरे भारत में पाइराइट्स का एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक और कारखाना केंद्र है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा उत्पादक और कारखाना केंद्र कहाँ है? तो रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 2 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोहतास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे आ रहा है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ मुजफ्फरपुर के किस प्रसिद्ध प्रख्यात बैरिस्टर ने उनका पुरजोर समर्थन किया और जांच कार्य में मदद की थी? चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ मुजफ्फरपुर के किस प्रसिद्ध प्रख्यात बैरिस्टर ने उनका पुरजोर समर्थन किया और जांच कार्य में मदद की थी? याद रखिएगा, पुरजोर समर्थन किया और जांच कार्य में मदद की थी, याद रखिएगा, धर्मोधर प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धर्मोधर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे आ रहा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का दक्षिणी भाग मुख्य रूप से किस जलवायु वर्ग के अंतर्गत आता है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का दक्षिणी भाग मुख्य रूप से किस जलवायु वर्ग के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, दक्षिणी भाग मुख्य रूप से किस जलवायु वर्ग के अंतर्गत आता है? तो याद रखना, AW वर्ग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे आ रहा है, पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित भागलपुर के प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस प्रख्यात भिक्षु ने तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया था? पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित भागलपुर के प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस प्रख्यात भिक्षु ने तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया था? तो याद रखिएगा, भिक्षु ने तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया था, तो किसने? याद रखिएगा, अतीश दीपंकर श्री ज्ञान ने। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, भू आकृति दृष्टि से बिहार की प्रसिद्ध करमनाशा नदी किस ऐतिहासिक स्थान के निकट आकर गंगा नदी में विलीन हो जाती है? भू आकृतिक दृष्टि से बिहार की प्रसिद्ध करमनाशा नदी किस ऐतिहासिक स्थान के निकट आकर गंगा नदी में विलीन हो जाती है? याद रखिएगा, किस ऐतिहासिक स्थान से आकर गंगा नदी में विलीन हो जाती है? तो याद रखना है, किस ऐतिहासिक स्थान? तो चौसा स्थान से आती है और गंगा नदी में जो है विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे आ रहा है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सारण जिले में अवस्थित तरैया थाने को जनता द्वारा आग लगाने की घटना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सारण जिले में अवस्थित तरैया थाने को जनता द्वारा आग लगाने की घटना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आग लगाने की घटना का नेतृत्व किसने किया था? याद रखना, जगत लाल चौधरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जगत लाल चौधरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे आ रहा है, बिहार के मुंगेर जिले में स्थित प्राचीन भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमा बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुख्य रूप से
किन पहाड़ी श्रृंखलाओं के घने जंगलों के बीच स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित प्राचीन भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य भीमा बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुख्य रूप से किन पहाड़ी श्रृंखलाओं के घने जंगलों के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा, किन पहाड़ी श्रृंखलाओं के घने जंगलों के बीच स्थित है, तो आपको याद रखना है खड़गपुर पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खड़गपुर पहाड़ियों के बीच जो है स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1909 में भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अत्यंत महत्वपूर्ण दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? वर्ष 1909 में भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अत्यंत महत्वपूर्ण दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो याद रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना है दीप नारायण सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दीप नारायण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, बिहार के गया जिले में स्थित ऐतिहासिक ताराडीह पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से किस काल के विशेष काले और लाल मृदभांड ब्लैक एंड रेड वेयर प्राप्त हुए हैं? बिहार के गया जिले में स्थित ऐतिहासिक ताराडीह पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से किस काल के विशेष काले और लाल मृदभांड ब्लैक एंड रेड वेयर प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा, काले और लाल मृदभांड प्राप्त होते हैं, तो याद रखिएगा ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में जो है काले और लाल मृदभांड जो है प्राप्त होते थे। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, कोसी नदी जिसे भीषण बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है का मुख्य उद्गम स्थल तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित किस चोटी के पास है? कोसी नदी जिसे भीषण बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है का मुख्य उद्गम स्थल तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित किस चोटी के पास है? तो याद रखिएगा, तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित किस चोटी के पास है? तो याद रखिएगा गोसाई थान चोटी के पास है। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोसाई थान चोटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह के नेतृत्व में गठित बिहार विधान परिषद 1937 के प्रथम सभापति के रूप में किसे चुना गया था? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह के नेतृत्व में गठित बिहार विधान परिषद 1937 के प्रथम सभापति के रूप में किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा, 1935 के प्रथम सभापति के रूप में किसे चुना गया था? तो याद रखना है राजीव रंजन प्रसाद सिंह को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, 1857 की महान क्रांति के दौरान पटना के किस प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता और जमींदार ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिन्हें कमिश्नर विलियम टेलर के आदेश पर फांसी दी गई थी? 1857 की महान क्रांति के दौरान पटना के किस प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता और जमींदार ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिन्हें कमिश्नर विलियम टेलर के आदेश पर फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा, विक्रेता और जमींदार ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और जिन्हें कमिश्नर विलियम टेलर के आदेश पर जो है फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा किन्हें दी गई थी? याद रखना पीर अली खान को दी गई थी। पीर अली खान को जो है कमिश्नर विलियम टेलर के आदेश पर जो है फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह पीर अली खान जो क्या थे, तो यह एक पुस्तक विक्रेता थे। जमींदार का विद्रोह नेतृत्व किया था, जिसके कारण जो है कमिश्नर विलियम टेलर ने फांसी दे दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, बिहार के भौतिक भूगोल के अनुसार उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत दून घाटी के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी मापी गई है? बिहार के भौतिक भूगोल के अनुसार उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत दून घाटी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी मापी जाती है? तो याद रखिएगा, दून घाटी के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी मापी जाती है? तो 240 मीटर मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल और बिहार को जीतकर किस वर्ष बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य का एक स्वतंत्र सूबा प्रांत घोषित किया था। मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल और बिहार को जीतकर किस वर्ष बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य का एक स्वतंत्र सूबा प्रांत घोषित किया था। तो याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य का एक स्वतंत्र सूबा प्रांत कब घोषित किया गया था। तो याद रखना है आप सभी को, 1580 में जो है सूबा प्रांत का एक स्वतंत्र सूबा प्रांत का घोषित किया गया था। मुगल साम्राज्य का एक स्वतंत्र सूबा प्रांत घोषित किया गया था 1580 में। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता सेनानी योगेंद्र शुक्ल जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA के सक्रिय सदस्य थे, वर्ष 1930 में गिरफ्तार होने के बाद बिहार की किस जेल की दीवार लांघकर भाग निकले थे। स्वतंत्रता सेनानी योगेंद्र शुक्ल जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सक्रिय सदस्य थे, वर्ष 1930 में गिरफ्तार होने के बाद बिहार की किस जेल की दीवार लांघकर भाग निकले थे। तो याद रखिएगा, किस जेल की दीवार लांघकर जो है भाग निकले थे। तो याद रखना, पटना सेंट्रल जेल की दीवार को जो भांगकर भाग निकले थे। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का वह कौन सा जिला है जहां न्यूनतम नागरिकरण दर उर्बनाइजेशन रेट मात्र 3.46 दर्ज की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का वह कौन सा जिला है जहां न्यूनतम नागरिकरण दर उर्बनाइजेशन रेट मात्र 3.46% दर्ज की गई है। तो याद रखिएगा, जहां न्यूनतम नागरिकरण दर्ज की गई है कम से कम, तो याद 3.46% दर्ज की गई है। तो याद रखना समस्तीपुर। जहां जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का वह कौन सा जिला है जहां न्यूनतम नागरिकरण दर मात्र 3.46% दर्ज की गई है, समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समस्तीपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, कर्नाट वंश के अंतिम प्रतापी शासक हरि सिंह देव ने मिथिला क्षेत्र के सामाजिक सुधार के अंतर्गत ब्राह्मणों और कायस्थलों के लिए किस विशेष रिकॉर्ड या प्रथा की शुरुआत की थी। कर्नाट वंश के अंतिम प्रतापी शासक हरि सिंह देव ने मिथिला क्षेत्र के सामाजिक सुधार के अंतर्गत ब्राह्मणों और कायस्थों के लिए किस विशेष रिकॉर्ड या प्रथा की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, किस विशेष रिकॉर्ड या प्रथा की शुरुआत की थी। तो पंजी प्रबंध व्यवस्था की शुरुआत की थी। पंजी प्रबंध व्यवस्था की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध मलिक इब्राहिम बया का प्राचीन मकबरा जो तुगलक कालीन स्थापत्य कला का एक बेजोर उदाहरण है, बिहार के किस शहर में पीर पहाड़ी पर स्थित है। प्रसिद्ध मलिक इब्राहिम बया का प्राचीन मकबरा जो तुगलक कालीन स्थापत्य कला का एक बेजोड़ उदाहरण है, बिहार के किस शहर में पीर पहाड़ी स्थित है। तो याद रखिएगा, बिहार के किस शहर में पीर पहाड़ी स्थित है। तो आपको याद रखना है, बिहार शरीफ में जो है पीर पहाड़ी जो है स्थित है। क्वेश्चन 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित संसदा और संचार नामक संस्थाएं मुख्य रूप से किस गुप्त विभाग या अवस्था से संबंधित थी। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित संसदा और संचार नामक संस्थाएं मुख्य रूप से किस गुप्त विभाग या व्यवस्था से संबंधित थी। याद रखना है, किस गुप्त विभाग या व्यवस्था से संबंधित थी। तो आपको याद रखना है, गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित थी। क्वेश्चन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुप्तचर व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, बिहार के मुंगेर और पैसारा जैसे प्रागैतिहासिक स्थलों पर फ्रांस के पुरातत्वविदों के सहयोग से गहन उत्खनन कराने वाले प्रसिद्ध पुरातात्विक निम्नलिखित में से कौन थे। बिहार के मुंगेर और पैसरा जैसे प्रागैतिहासिक स्थलों पर फ्रांस के पुरातात्वविदों के सहयोग से गहन उत्खनन कराने वाले प्रसिद्ध पुरातात्विक निम्नलिखित में से कौन थे। तो याद रखना है, प्रसिद्ध पुरातात्विद निम्नलिखित में से कौन थे। तो याद रखना है आप सभी को, डॉक्टर पूर्णचंद्र सामंत। डॉक्टर पूर्णचंद्र सामंत जो है प्रसिद्ध पुरातात्विक में से एक थे।
याद रखना है गहन उत्खनन कराने वाले प्रसिद्ध पुरातात्विक निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर पूर्णचंद सामंत। क्वेश्चन नंबर 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर पूर्णचंद सामंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजने से पहले पाटलिपुत्र के किस ऐतिहासिक गंगा घाट से जलमार्ग द्वारा विदा किया था? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजने से पहले पाटलिपुत्र के किस ऐतिहासिक गंगा घाट से जलमार्ग द्वारा विदा किया था? तो याद रखिएगा किस ऐतिहासिक गंगा घाट से जलमार्ग द्वारा विदा किया था? तो याद रखिएगा महेंद्रू घाट से जो है जलमार्ग द्वारा विदा किया था। याद रखिएगा महेंद्रू घाट। क्वेश्चन नंबर 22 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महेंद्रू घाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है वर्ष 1929 में गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS के प्रथम सचिव सेक्रेटरी के रूप में किसने कार्य किया था? जबकि स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। वर्ष 1929 में गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS के प्रथम सचिव सेक्रेटरी के रूप में किसने कार्य किया था? तो याद रखिएगा रूप में BPKS के प्रथम सेक्रेटरी के रूप में किसने कार्य किया था? तो याद रखना है श्री कृष्ण सिंह ने कार्य किया था। BPKS सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया था, जबकि स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। याद रखना है BPKS के रूप में किसने कार्य किया था? श्री कृष्ण सिंह ने, जबकि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां ऐतिहासिक अधिवेशन बिहार के बांकीपुर पटना में हुआ था। इस अधिवेशन के मुख्य महासचिव जनरल सेक्रेटरी कौन बनाए गए थे? वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां ऐतिहासिक अधिवेशन बिहार के बांकीपुर पटना में हुआ था। इस अधिवेशन के मुख्य महासचिव जनरल सेक्रेटरी कौन बनाए गए थे? तो याद रखना है जनरल सेक्रेटरी कौन बनाए गए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है बिहार के गया जिले में फल्गु नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर का वर्तमान काले पत्थरों से पुनर्निर्माण इंदौर की किस प्रसिद्ध मराठा महारानी ने 1787 में कराया था? बिहार के गया जिले में फल्गु नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर का वर्तमान काले पत्थरों से पुनर्निर्माण इंदौर की किस प्रसिद्ध मराठा महारानी ने 1787 में कराया था? तो याद रखिएगा किस प्रसिद्ध मराठा महारानी ने 1787 में कराया था? तो याद रखिएगा अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। पत्थरों से पुनर्निर्माण इंदौर की किस प्रसिद्ध मराठा महारानी ने कराया था? तो अहिल्याबाई होलकर ने कराया था 1787 में। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है बिहार के नवादा जिले में स्थित प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात ककोलत वाटरफॉल भूवैज्ञानिक दृष्टि से झारखंड सीमा पर स्थित किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है? बिहार के नवादा जिले में स्थित प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात ककोलत वाटरफॉल भूवैज्ञानिक दृष्टि से झारखंड सीमा पर स्थित किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है? तो याद रखना है किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है? तो याद रखना कोडरमा की पहाड़ियों का हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है बिहार सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मुंगेर के तारापुर में ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी से शहीद हुए 34 देशभक्तों की याद में तारापुर शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मुंगेर के तारापुर में ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी में शहीद हुए 34 देशभक्तों की याद में तारापुर शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 34 देशभक्तों की याद में जो है तारापुर शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है किस तिथि को मनाया जाता है, तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। 34 देशभक्तों की याद में तारापुर शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है मगध साम्राज्य के किस प्रतापी शासक ने वजीर संघ वैशाली को पराजित कर वहां की
प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली को बांधकर बनाकर राजगृह में स्थान दिया था। मगध साम्राज्य के किस प्रतापी शासक ने वज्जित संघ वैशाली को पराजित कर वहां की प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली को बांधकर बंधक बनाकर राजगृह में स्थान दिया था? याद रखिएगा, नर्तकी आम्रपाली को बंधक बनाकर राजगृह में स्थान दिया था, तो याद रखिएगा किसने? तो अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु। प्रतापी राजा को याद रखना है, नर्तकी को जो है नर्तकी आम्रपाली को बंधक बनाकर राजगृह में स्थान दिया था अजातशत्रु ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा रहा है, बिहार के किस जिले में स्थित था उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य? उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे छोटे संरक्षित आर्द्रभूमि वेटलैंड क्षेत्रों में से एक है। बिहार के किस जिले में स्थित उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे छोटा संरक्षित आर्द्रभूमि है? तो याद रखिएगा, बिहार के सबसे छोटा संरक्षित आर्द्रभूमि कौन सा है? तो याद रखना है पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटे संरक्षित आर्द्रभूमि पश्चिमी चंपारण क्षेत्रों में से एक है। याद रखना है, आर्द्रभूमि जो है क्षेत्रों में से एक है, तो पश्चिमी चंपारण जो है बिहार के सबसे छोटे संरक्षित आर्द्रभूमि है। क्वेश्चन 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा रहा, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCS की वैधानिक स्थापना किस वर्ष जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई थी? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB की वैधानिक स्थापना किस वर्ष जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई थी? तो याद रखना है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई थी, तो याद रखना है कब? 1974 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1974। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा रहा है, शेरशाह सूरी का सासाराम में स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टकोणीय मकबरा जो एक कृत्रिम झील के बीच निर्मित है का मुख्य वास्तुकार अर्चिट कौन थे? शेरशाह सूरी का सासाराम में स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टकोणीय मकबरा जो एक कृत्रिम झील के बीच निर्मित है का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो याद रखना है, कृत्रिम झील के बीच निर्मित है का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो याद रखना है, इसका मुख्य वास्तुकार जो है अलीवान खान था। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अलीवान खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा है, मुजफ्फरपुर बम कांड में 1908 के बाद क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई, जबकि उनके साथ प्रफुल्ल चक्की ने पुलिस से घिरने पर किस रेल स्टेशन पर स्वयं को गोली मार ली थी? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के बाद क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई, जबकि उनके साथी प्रफुल्ल चक्की ने पुलिस से घिरने पर किस रेलवे स्टेशन पर स्वयं को गोली मार ली थी? तो याद रखना है, किस रेलवे स्टेशन पर स्वयं को गोली मार ली थी? तो आपको याद रखना है मोकामा घाट स्टेशन पर जो है खुद को गोली मार ली थी। ये खुदीराम बोस का क्या था? तो दोस्त था, उनका साथी था जिसका नाम प्रफुल्ल चक्की था। याद रखना है, मोकामा घाट स्टेशन पर खुद को गोली मार ली थी। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा रहा है, शिशुनाग वंश के किस शासक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जहां बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभाजित हुआ था? शिशुनाग वंश के किस शासक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जहां बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभाजित हुआ था? याद रखना है, बौद्ध संघ और स्थविर और महासंघिक में विभाजित हुआ था। किसने? तक कालशोक ने विभाजित किया था। संगीति का आयोजन किया था जहां बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभाजित हुआ था कालशोक। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कालशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा रहा है, आधुनिक बिहार के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए मौलाना मजहरुल हक को अपनी कीमती भूमि दान में देने वाले खैरू मियाँ मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे? आधुनिक बिहार के इतिहास में स्वतंत्र आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए मौलाना मजहरुल हक को
अपनी कीमती भूमि दान में देने वाले खैरू मियाँ मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे? तो याद रखना है, खैरू मियाँ जो थे कहाँ के निवासी थे? तो दीघा पटना के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 34 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा रहा है, मौर्य काल में उत्पादित अत्यंत महीन और उच्च कोटि के रेशमी वस्त्र कोसाया का मुख्य व्यापारिक एवं उत्पादन केंद्र कौन सा था, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है? मौर्य काल में उत्पादित अत्यंत महीन और उच्च कोटि के रेशमी वस्त्र कोसाया का मुख्य व्यापारिक एवं उत्पादन केंद्र कौन सा था? तो याद रखना है, मुख्य व्यापारिक एवं उत्पादन केंद्र कौन सा था? कोका पुनरुवर्धन था। कोका पुनरुवर्धन था, जिसका उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में मिलता है। कोका पुनरुवर्धन का उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा रहा है, बिहार के उत्तरी मैदानों के अंतर्गत दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में पाए जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, जो मक्का और गन्ना उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है? बिहार के उत्तरी मैदानों में अंतर्गत दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? बलसुंदरी मिट्टी कहा जाता है। बलसुंदरी मिट्टी पर जो है मक्का और गन्ना उत्पादन के लिए सर्वोत्तम होता है। बलसुंदरी मिट्टी जो है मक्का और गन्ना उत्पादन के लिए सर्वोत्तम होता है। जलोढ़ मिट्टी का स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो स्थानीय रूप से बलसुंदरी मिट्टी कहा जाता है। बलसुंदरी मिट्टी जो है मक्का और गन्ना उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा रहा है, गया जिले में बहने वाली पवित्र फाल्गु नदी जिसके तट पर पिंडदान की परंपरा है और मुख्य रूप से किन दो पहाड़ी छोटी सरिताओं नदियों के आपसी संगम से निर्मित होती है? गया जिले में बहने वाली पवित्र फाल्गु नदी जिसके तट पर पिंडदान की परंपरा है मुख्य रूप से किन दो पहाड़ी छोटी सरिताओं नदियों के आपसी संगम से निर्मित है? याद रखना है, किन दो पहाड़ी छोटी सरिताओं नदियों के आपसी संगम से निर्मित है? तो याद रखना है, मोहना और लीलाजन निरंजना छोटी सरिताओं की नदियों से जो है आपसी संगम से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, मोहना और लीलाजान निरंजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा रहा है, बिहार का वह एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ खड़गपुर पहाड़ियों की संरचना के कारण क्वार्ट्ज चट्टानों की बहुलता और सिलिका सैंड का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? बिहार का वह एकमात्र जिला कौन सा है जो खड़गपुर पहाड़ियों की संरचना के कारण क्वार्टजाइट चट्टानों की बहुलता और सिलिका सैंड का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो याद रखना, सिलिका सैंड का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है तो मुंगेर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिलिका सैंड का सबसे बड़ा भंडार मुंगेर में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 में पूछा रहा है, आधुनिक बिहार के किस महान राष्ट्रवादी नेता को उनके ओजस्वी और दृढ़ नेतृत्व के कारण बिहार केसरी की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था? आधुनिक बिहार के किस महान राष्ट्रवादी नेता को उनके ओजस्वी और दृढ़ नेतृत्व के कारण बिहार केसरी की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था? तो याद रखना, बिहार केसरी की मानद उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? तो याद रखना आप सभी को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा रहा, जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने बिहार के किस ऐतिहासिक स्थान पर कार्तिक अमावस्या को परिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था? जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने बिहार के किस ऐतिहासिक स्थान पर कार्तिक अमावस्या को पुनर्निवारण मोक्ष प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा, बिहार के किस स्थान पर कार्तिक अमावस्या को परिनिवारण किया था? तो आपको याद रखना है, पावापुरी में जो है परिनिवारण किया था, मोक्ष प्राप्ति किया था। परिनिवारण मोक्ष प्राप्ति किया था पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पावापुरी में जो है परिनिवारण मोक्ष प्राप्ति किया था।